नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइव क्लासेज में। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान पाठ का नाम है क्या, जलवायु। ठीक है, जलवायु पाठ से यह लिया गया है। तो जलवायु में जो कई चीज़ों का इसमें वर्णन करेंगे हम लोग, कई से संबंधित होंगी, जैसे कि जो प्रभावित करने वाले कारक हैं और भारतीय जलवायु की कुछ विशेषताएँ एवं प्रभाव भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं बहुकल्पीय प्रश्नों से। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्नों में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो कह रहा है, भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं। तो भारत में आप सभी को पता होगा कि 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि उत्तरी भारत की जलवायु है। तो उत्तरी भारत की जो जलवायु है कैसी है, मानसूनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर और जो है बिल्कुल करेक्ट है, मानसूनी है, न कि महाद्वीपीय है और न कि उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। विश्व की बात कर रहा है। ठीक, काफ़ी मोस्ट ये प्रश्न है और कई बार परीक्षा में, जीके की परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछ जाते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तब उनको पता भी होगा कि जो मेघालय है, मानसीराम, ठीक है, यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो और नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शीत ऋतु में भारत किस राज्य में वर्षा होती है, यानी कि शीत ठंडी के समय में भारत की किस राज्य में वर्षा होती है। तो होती है ना, ठंडी के समय में वर्षा होती है, लेकिन किस राज्य में होती है या पूछ रहा है। पहला कह रहा है गुजरात, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से काफ़ी अधिक मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि भारत में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी कि भारत के किस राज्य में, किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा, आप लोगों को प्रश्न भी देख करके मालूम हो गया होगा कि थार का मरुस्थल। क्योंकि भाई मरुस्थल में तो क्या होता है, बारिश सबसे कम होती है। ठीक ना, भारत में जो अपना राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पे क्या होती है, बारिश बहुत कम होती है। बाकी सभी क्षेत्रों में तो पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ और देखते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्नों को। और अति लघु उत्तरी प्रश्नों में जो हमारा पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जलवायु यदि प्रश्न पूछता है 1 नंबर में प्रश्न आएगा। ठीक है, यदि हाई स्कूल की बात करें तो उसमें 1 नंबर में आएगा, बाकी अगर ऑप्शन में आता है तो ये भी 1 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कि किसी विस्तृत क्षेत्र में एक दीर्घ आवर्त तक पाए जाने वाली मौसम की औसत दशाओं को ही क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं। किसी विस्तृत क्षेत्र में एक दीर्घ अवधि तक, मतलब लंबे समय तक अगर वह मौसम चल रहा है, एक ही तरह का है, तो उस चलने वाली मौसम को ही हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। जैसे कि ठंडी लंबे समय तक चलती है, जाड़ा है, गर्मी है। ठीक है, जब वो लंबे समय तक जो मौसम चलेगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, जलवायु कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अभी हम ऊपर चर्चा भी किए थे, ठीक है, शीत ऋतु में कह रहा है कि लौटते हुए मानसून में भारत के किन 2 राज्यों में वर्षा होती है। तो 2 राज्य सबसे फेमस हैं और सबसे अधिक होता है कहाँ पे, तमिलनाडु में, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, लौटते हुए मानसून से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा स्थान की बात कर रहा है, तो भारत में सबसे बड़ा ठंडा स्थान वो भी कह रहा है। ठीक है, तो ठंडा कहाँ पे है, लेह, यानी कि लेह में कहाँ, जो द्रास, जो लद्दाख में है, द्रास जो क्षेत्र है लद्दाख में जो है, यहाँ पे सबसे अधिक ठंडा वहाँ पे पड़ती है। ठीक है, चलिए इसको भी यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, लद्दाख यानी कि लद्दाख का जो क्षेत्र है, द्रास क्षेत्र, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न में जो हमारा है वह अगला चैप्टर है, यानी कि अगले चैप्टर से प्रश्न को उठाए गए हैं। ठीक है, और अगला हमारा जो पाठ है वह है प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, क्या पाठ है, प्राकृतिक आपदाएं। और प्राकृतिक आपदाएं में क्या 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 आता है, तो प्राकृतिक आपदाएं में आता है भूस्खलन, बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवातीय तूफान, समुद्री लहरें। ये सारी क्या कहलाते हैं, यह सारी जितनी भी घटनाएं हैं इसको हम लोग प्राकृतिक आपदा के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न बनेगा सबसे पहले बहुविकल्पी से। ठीक है, बहुविकल्पी से बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न जो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी आपदा मानवकृत है, यानी कि कौन सी ऐसी आपदा है जिसको मानव लेकर आता है। ठीक है, तो मानव कौन सी आपदा लेकर के आता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भूकंप तो मानव लाता नहीं है, आतंकवाद यह मानव ही लाता है,
बाढ़ मानव लाता नहीं है, सूखा मानव लाता नहीं है, ये तो प्राकृतिक है। यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, वो, यानी कि आतंकवाद, यह जो आपदा है वो मानव लेकर के आता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न तो कह रहा है कि दूसरा जो प्रश्न है, गुज यानी कि भुज जिसको बोलते हैं, यानी गुज का सॉरी भुज है। भुज ये कहाँ पे है, गुजरात में। तो भुज में भूकंप कब आया था, तो पुराना प्रश्न है, ठीक है, लेकिन तो भुज में जो भूकंप आया था वह 2001 में आया था। ठीक है, 2001 में यह भूकंप वहाँ पे आया था, इतना भी मोस्ट नहीं है लेकिन फिलहाल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा कह रहा है कि सुनामी घटना कब घटित हुई थी। यह पुराना है लेकिन काफ़ी आपदा की जो प्रश्न है इससे यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों की दोनों, ठीक ना। यह हर समय तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपदा की जब भी बात की जाती है वहाँ पे ये प्रश्नों को मोस्टली रूप से पूछा जाता है। ठीक है, तो सुनामी कब आई थी। सुनामी आप लोगों को पता भी होगा कि जो सुनामी है यह 2004 में जापान में आई हुई थी। ठीक है, सुनामी नाम ही जो क्या है, जापानी नाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चक्रवात का संबंध किससे है, यानी कि जो चक्रवात हैं, चक्रवात आते क्यों हैं, किससे संबंधित है वह। और कह रहा है कि समुद्र तटी से, नदियों के किनारे से, हिमालय से, घाटी से। तो घाटी हिमालय नदी से तो कोई संबंध नहीं है इसमें, ठीक है ना, चक्रवात का। लेकिन चक्रवात का संबंध किससे है, समुद्री तटों से। समुद्री तटों पे जो चक्रवात आते हैं काफ़ी क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। ठीक है, और अगल बगल के जो भी क्षेत्र होते हैं उनमें तबाही वो मचाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यह क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कि भूकंप क्या है। ठीक है, तो भूकंप क्या है भाई, प्राकृतिक आपदा, मानवकृत आपदा, प्राकृतिक उपहार है। भाई प्रकृति हमें उपहार दे रहा है ऐसा, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, प्राकृतिक आपदा। भूकंप मानव नहीं लाता है, ठीक ना, या प्रकृति कोई गिफ्ट नहीं दे रहा है, यह एक प्रकार की आपदा है। ठीक है, तो हम इसको ओ पे लगाएंगे, प्राकृतिक आपदा। चलिए अब हमारे सामने जो प्रश्न आएंगे वह प्रश्न होंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों को। ठीक है, तो अति लघुत्तरी प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है लिखा हुआ है वह कह रहा है कि भूकंप का क्या तात्पर्य है। भूकंप किसे कहते हैं, क्या तात्पर्य है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, जिसको बोलते हैं पृथ्वी का जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की जो आंतरिक भाग होती है उस आंतरिक भाग की बात कर रहा है। संरचना में टकराव, गति, हलचल, घर्षण से उत्पन्न कंपन सतह पर स्थित वस्तुओं को हिला डुलाकर असंतुलित कर देती है, जिन्हें भूकंप कहा जाता है। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, एक लाइन दो लाइन की, और एक से दो बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और ऐसे समझिए कि हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी में अंदर पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो प्लेटें आपस में जब हिलती हैं या आपस में टकराती हैं, या उनके मध्य घर्षण, उनके मध्य जब घर्षण होता है तो घर्षण से पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जो वस्तुएं हैं जब वो हिलने डुलने लगती हैं, यानी डगमगाने लगती हैं, या वह अपने स्थान से इधर से उधर हो जाती हैं, असंतुलित हो जाती हैं, तो उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और हम लोग कहते हैं कि क्या आ गया, भूकंप आ गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि समुद्री लहरों को क्या कारण है, यानी कि समुद्री लहरों समुद्री लहरों का क्या कारण है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि समुद्र में लहरें क्यों आती हैं। तो उसका उत्तर है कि समुद्री लहरों का प्रमुख कारण पवनों का चलना है, यानी कि जब पवन चलते हैं, हवा चलते हैं, तभी समुद्र में लहरें आती हैं। ठीक है, और पवनों के चलने के कारण ही समुद्र में तरंगों की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब हवा चलता है, तो आप देखते होंगे तालाब वगैरह में, तालाब के किनारे अगर खड़े हो जाएं आप, हवा चल रही है तो देखते हैं कि तालाब का जो पानी होता है वो क्या होता है, हिलने लगता है। तो किसके कारण, माना तो हिला नहीं रहा है, लेकिन वो हवाओं के कारण क्या होता है, जल हिलने लगता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भूकंप क्यों आता है, एक कारण लिखिए। एक कारण पूछ रहा है, तमाम कारण है भूकंप आने का, जैसे कि पृथ्वी के अंदर जब हलचल होती है प्लेटों को भी, या उनके घर्षण होता है। ठीक है, या जब जो प्लेटें होती हैं वो इधर से उधर जब खिसकती हैं तब भी भूकंप आ सकते हैं। लेकिन एक ही पूछा है, फिलहाल देख लेते हैं। पहले उत्तर कह रहा है इसका, पृथ्वी की आंतरिक हलचल को ही क्या कहते हैं, भूकंप। यानी कि पृथ्वी के अंदर जब हलचल होता है तो उसे क्या कहता है, भूकंप कहता है। तो पृथ्वी के अंदर जो हलचल है वो भी क्या एक रीजन है भूकंप आने का।
चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है। कह रहा है कि भारत के किन किन क्षेत्रों में चक्रवात का प्रभाव पड़ता है, यानी भारत के किन किन क्षेत्रों में चक्रवात का प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर कह रहा है अगर चक्रवात की बात करें हम लोग तो जो बांग्लादेश है, ठीक है, और भारत का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, यानी कि जो हमारा भारत है इस यहाँ से, ठीक है, तो यह जो समुद्र जो किनारे की जो क्षेत्र है, यह किनारे का जो क्षेत्र है नीचे का, इस क्षेत्रों में चक्रवात आने का सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो है अगले चैप्टर से है, ठीक है। तो अगला चैप्टर जो हमारा है वह है वन एवं जीव संसाधन। तो वन एवं जीव संसाधन से हमारा चैप्टर यह शुरू होगा और इसमें हम लोग उपयोगिता, सुरक्षा, संरक्षण से संबंधित और राष्ट्रीय नीति एवं विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और शुरू करते हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। और इस बहुविकल्पी प्रश्नों में जो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है उस पहले प्रश्न को देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वह पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में आता है। तो सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में कौन सा वृक्ष आता है। प्रश्न महोगनी, साल, शीशम, बबूल। तो इसमें जो महोगनी है यह करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। महोगनी, महोगनी जो है यह सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में आता है। यह हमेशा सदा हरा भरा रहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग में है, यानी कि भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग में है। और कह रहा है 30%, ब कह रहा है 19.27%, स कह रहा है 25%, द कह रहा है 21.2% भाग में। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ब, ठीक है। यानी कि 19.27% भाग में जो भारत में वन क्षेत्र है वो उपस्थित है। लेकिन वन क्षेत्र का यह तो उपस्थित है, लेकिन इसकी जो मात्राएं हैं वह दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही हैं, घटती जा रही हैं, क्योंकि वनों की कटाई काफ़ी अधिक तेज़ी से हो रहा है अपने देश में, ठीक है। तो ये जो भाग है वह दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। अगला जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार जीके की परीक्षाओं में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। जो कि यह लेवल कक्षा 10 का ही है, लेकिन सामाजिक से संबंधित कहीं भी जो भी प्रश्न होता है वहाँ पे इन प्रश्नों को बड़े ही अनिवार्य रूप से उठाया जाता है। तो झारखंड, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। तो यदि देखें भारत की बात कर रहा है सबसे ज़्यादा वन की बात कर रहा है तो कहाँ होगा, अंडमान निकोबार में, ठीक है। अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा जंगल पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पे कि कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं उगती है, यानी कि किस ऊंचाई तक हिमालय पर वनस्पति उगती है और उसके बाद से जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, वह नहीं उगते हैं। तो अ कह रहा है 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई के बाद, ब कह रहा है कि 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई के बाद, स कह रहा है 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई के बाद और द कह रहा है 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई के बाद। तो सबसे अधिक जो है वही क्या है, इसका सही है, यानी कि 6000। दो ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई के बाद जब पर्वत ऊंचा हो जाता है तो उसके बाद से आपको किसी भी प्रकार का उस पर वन या पेड़ पौधे वनस्पति नहीं पाए जाएंगे, तब वहाँ पे केवल बर्फ़ ही बर्फ़ आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित भागों में ज्वारीय वन कहा जाता है, यानी कि निम्न भागों में से ज्वारीय वन कहा जाता है, किसको कहा जाता है। ऑप्शन से देखते हैं पहले। कह रहा है कि डेल्टाई भागों में, मरुस्थलीय भागों में, पठारी भागों में, पर्वतीय भागों में। तो भाई ऐसे जाहिर सी बात है, दिख रहा है स्पष्ट कि भाई ज्वारीय वन कहाँ होंगे, समुद्र के तट होंगे। तो समुद्र तट होता क्या है, डेल्टाई क्षेत्रों में, ठीक है। तो जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, यानी कि वो नंबर ऑप्शन जो है इसलिए करेक्ट है। डेल्टाई क्षेत्रों में ज्वारीय वन पाया जाता है और उन्हीं को हम लोग ज्वारीय वन के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला। अब हमारे पास जो प्रश्न है वह है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। इसमें पहला कह रहा है, पहला प्रश्न जो है कह रहा है कि मानसूनी वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, यानी किन किन वृक्षों को हम लोग मानसूनी वृक्ष के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखिए, मानसूनी जो वृक्ष होते हैं वह है साल, सागौन, ठीक है, और सेमल,
हलई, बांस, जामुन, चंदन, शीशम और आग, आंवला, महुआ, ये सारे वृक्ष क्या हैं? ये जो वृक्ष हैं यह मानसूनी वृक्षों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि सुंदरवन किस भाग में पाया जाता है? तो प्रश्न ही काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको, यानी प्रश्न कह रहा है कि सुंदरवन भारत के किस भाग में पाया जाता है? तो सुंदरवन जो है यह पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ, यानी कि जो पूर्वी भाग है वहाँ पे यह पाया जाता है, यानी कि उसी को हम लोग बोलते हैं सुंदरवन। यहाँ पे आप गंगा स्नान करने के लिए जो जाते भी हैं, यानी भारत में सुंदरवन का विस्तार पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर भागों, जिसको गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा के क्षेत्रों में पाया जाता है। जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्या है? डेल्टा भी है। ठीक है, गंगा का डेल्टा, या जो यहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है उसी को हम लोग विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी कहते हैं, और इसको सुंदरवन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यह कह रहा है कि भारत के कितने क्षेत्र में वन का विस्तार पाया जाता है? तो भारत में यदि बात करें तो भारत में 20.55% यानी कि 20,40,000 वर्ग क्षेत्र में वन का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न जो भी है वो विकल्पी का है, तो इस प्रश्न से ही शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न में पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? तो कौन सा उद्योग है जो किस पे आधारित है? कृषि पे। पहला दिया हुआ है सीमेंट, दूसरा दिया हुआ है सूती वस्त्र, तीसरा दिया हुआ है चीनी उद्योग और चौथा दिया हुआ है जूट उद्योग। तो जूट उद्योग और चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, तो पूछा किस पे है? कृषि पर। तो कृषि पर जो है ऑप्शन नंबर जो 100 है ये बिल्कुल सही है, यानी कि चीनी उद्योग जो है यह पूरी तरह से आपका कृषि पर ही आधारित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि टाटा लोहा एवं इस्पात का कारखाना किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि टाटा लोहा इस्पात का जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? निजी क्षेत्र से, सार्वजनिक क्षेत्र से, संयुक्त क्षेत्र से, सहकारी क्षेत्र से। तो टाटा लोहा और जो इस्पात का कारखाने होते हैं वह निजी क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो अ है वह बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोहा एवं इस्पात का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कई कारखाने निजी भी होते हैं और सार्वजनिक भी होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सार्वजनिक से कि कौन सा सार्वजनिक है। तो ऑप्शन कह रहा है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भद्रावती, यानी कि बदावती भी कहते हैं, उसके बाद बानपुर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ब है दुर्गापुर, बिल्कुल क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। दुर्गापुर जो है यह जो कारखाना है वह सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है अति लघुत्तरी प्रश्न से। ठीक है, तो अति लघुत्तरी प्रश्न में हम देखते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न में जो पहला प्रश्न लिखा है, कह रहा है कि भारत में अखबारी कागज़ का कारखाना कहाँ स्थित है? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि अखबारी कागज़ का जो कारखाना है वह कहाँ है। तो भारत में अखबारी कागज़ का जो कारखाना है वह राजमुंदरी में स्थित है। ठीक है, राजमुंदरी में क्या है आपका जो भारत का अखबारी कागज़ यहीं पे सबसे अधिक छपता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि भारत में सीमेंट उद्योग के 2 केंद्रों के नाम बताइए कि भारत में सबसे अधिक सीमेंट कहाँ पे उत्पादित किए जाते हैं। तो 2 पूछा है लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन उत्तर में लिखे गए हैं कि हाँ कहाँ पे। सतना में है, जबलपुर में और बड़ौदा में और विजयवाड़ा में। इन 4 जगहों पे 2 ही आप लिख सकते हैं, लेकिन 2 ही कहा 2 ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर 4 पूछे तो आप 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सतना, जबलपुर, बड़ौदा और विजयवाड़ा में सबसे अधिक जो है सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इंजीनियरिंग उद्योग के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। इंजीनियरिंग उद्योग के 2 केंद्रों के नाम पूछा है। पहला कौन सा है? रांची है, और दूसरा कौन सा है? बेंगलोर। तो रांची और जो बेंगलोर है यह इंजीनियरिंग उद्योगों के 2 केंद्र हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? यह कह रहा है कि विनिर्माण उद्योग के 2 विशेषताएं लिखिए। तो विनिर्माण उद्योग की 2 विशेषताएं, पहला क्या है? पहला होता है इसमें वस्तुओं का आकार और रूप बदला जाता है, विनिर्माण में विनिर्माण किया जाता है। और दूसरा कह रहा है वस्तुओं के उद्योग में परिवर्तन हो जाता है,
यानी कि वस्तुओं का जो उद्योग है उसमें तमाम प्रकार की परिवर्तन होती रहती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग विनिर्माण कहते हैं। देखिए यहाँ इसकी 2 विशेषताएं हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पेट्रो रसायन के 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो पेट्रो रसायन के 2 उद्योगों के नाम, तो कृत्रिम रबड़ और प्लास्टिक के जो सामान हैं वह पेट्रो रसायन के 2 प्रमुख उदाहरण हैं। क्या क्या? कृत्रिम रबड़ और प्लास्टिक के जो भी सामान हैं इसको हम लोग पेट्रो रसायन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बड़े पैमाने के उद्योग की एक विशेषताएं लिखिए। तो विशेषता क्या है इसका? बड़े पैमाने के उद्योग का विभाजन कार्यों के आधार पर होता है, कि जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं वो किस प्रकार से कार्यों को कर रहे हैं उसी प्रकार से उनका विभाजन किया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा है लघु उत्तरी प्रश्न का। तो लघु उत्तरी प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न जो अति लघु उत्तरी प्रश्न का है, तो इसमें पहला प्रश्न लिखा क्या है? कह रहा है कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों माना जाता है? तो आधारभूत उद्योग क्यों माना जाता है, उसका उत्तर कह रहा है कि लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों को आवश्यक निष्ठियों प्रदान करती हैं, यानी कि निष्ठियों को क्या करती हैं? प्रदान करती हैं, इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। वर्तमान युग में यह सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी यह उद्योग अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि आज के समय में लोहा जो इस्पात है काफ़ी अधिक मात्रा में इसका प्रयोग किया जा रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, तमाम जो भी हमारे कार्य किए जाते हैं वह लोहा के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसलिए और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।